हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ में। कालीचरण की रिहाई से जुड़ा ये मामला है। बता दें आपको कि केंद्रीय जेल से कालीचरण की रिहाई टल चुकी है। 1 अप्रैल को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, मगर महाराष्ट्र के थाने में दर्ज मामले का हवाला देकर जेल अधिकारियों ने रिहाई आज नहीं की है। ठाणे कोर्ट का ऑर्डर आने पर ही अब कालीचरण की रिहाई जेल से हो पाएगी। बता दें कि महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल में कई दिनों से बंद है कालीचरण। हालांकि इसके बाद जमानत याचिका उनके द्वारा लगाई गई और उस पर उन्हें रिहाई मिलनी थी आज, लेकिन कारणों से उन्हें इस वक्त रिहाई नहीं मिल पाई है। थाने में दर्ज मामले का हवाला जेल अधिकारी इस वक्त दे रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी उन पर मामला दर्ज है। वहीं महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पर भी कालीचरण के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। और इस खबर पर सबसे पहले जेलर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, वो आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जो जमानत है हाईकोर्ट बिलासपुर से हुई है, लेकिन उसके बाद उनके जो छूटने का जो कारण है वो काफी उसकी जो राह है वो काफी कठिन नजर आ रही है। और अभी जिस तरीके से आज उनको रिहा होना था, लेकिन अब एक दिन और जो है वो उनकी जो रिहाई में जो है अब टल गई है। हमारे साथ रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर जो हैं पटेल जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि उनकी रिहाई होने के बाद भी वो उनकी अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। क्या कारण सामने आया अभी तक? उनका महाराष्ट्र नवादा थाना का एक केस है जिसमें हमारे पास रिलीज ऑर्डर नहीं है। अभी जब तक वो रिलीज ऑर्डर नहीं आएगा तो उनको रिहा नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस तरीके से बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी उनको जमानत दी है, उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट से भी फर्निश होके आ गई है, उसके बाद अभी कहाँ दिक्कतें आ रही हैं इसमें? नहीं, यहाँ लोकल केडम बिल हो गई है, उसमें रिहाई होगी उनकी। बाकी महाराष्ट्र का जो केस है नवादा थाने का, उसमें उनकी रिहाई अभी रुकी हुई है। तो अब आपको कौन से दस्तावेज चाहिए? जो वहां से जो आने हैं वो वाले चाहिए कि किस तरीके के दस्तावेज हैं? वो नवादा थाना वाला जो महाराष्ट्र थाना कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट का रिहाई आदेश चाहिए। तो उसमें क्या अभी तक आपके पास जानकारी है कि क्या बेल हुई है या क्या बताया गया है अभी आपको? नहीं, हमको अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग बता रहे हैं उसे जमानत हो गई, बोल के हमारे पास कोई अधिकृत आदेश आया नहीं है। लेकिन दस्तावेज आपके पास अभी तक नहीं पहुंचे क्या? जी नहीं पहुंचा अभी। ये थे रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर पटेल जी, और जो बता रहे हैं कि इनके पास बिलासपुर हाई कोर्ट से जो जमानत हुई है उसकी तो फर्निश होके ट्रायल कोर्ट से दस्तावेज आ गए हैं, लेकिन इन पे जो कालीचरण जो हैं उन पे महाराष्ट्र के जो एक कोर्ट में जो एक मामला चल रहा है उसमें जो सिर्फ इनके पास इस बात की जानकारी आई है कि उसमें बेल हुई है, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है। इसकी वजह से जो है उनको जो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। और फिलहाल अभी जो उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हैं, लेकिन उनमें काफी निराशा देखी जा रही है, क्योंकि आज उनके बाहर आने की जो है वो पूरी उम्मीद लगाए हुए थे और काफी तैयारियां उन्होंने यहाँ पे की थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कालीचरण कब तक जेल से बाहर आते हैं। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, गोलीकांड के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पेट्रोल पंप में लूट का प्रयास इन आरोपियों ने किया था। हथियार के दम पर लूट का प्रयास किया गया था। आरोपियों से हथियार और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं आरोपियों का वीडियो भी वायरल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का सुराग मिला और इसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरबा से बता रहे हैं। ये आप 2 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बरामद की गई पिस्टल और कारतूस नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। जो सुराग है वो पुलिस के हाथ लगा और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों ने पेट्रोल पंप में लूट करने का प्रयास किया था। वहीं पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में कारतूस और पिस्टल जो अब आरोपियों के पास से बरामद किए गए, 6 जिंदा कारतूस और हथियार बरामद हुए हैं आरोपियों के पास से। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए सीसीटीवी फुटेज है ये उस पेट्रोल पंप का जहां पर लूट का प्रयास किया गया था आरोपियों द्वारा, और किस तरह से बाइक में आकर कोशिश की थी, प्रयास किया था लूट का, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी जो साजिश थी उसको नाकाम करने का काम किया है। ये आरोपी जो पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप के कैशियर को लूटने का प्रयास कर रहे थे और जिसके बाद नाकाम होने के बाद वहाँ हवाई फायर करके निकल गए। इनकी योजना आगे चल के किसी बड़े डकैती को अंजाम देने की थी। इससे पहले पुलिस ने 2 दिनों के भीतर ये पूरे मामला सुलझा दिया। जो पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस को बरामद किया है, जिसको ये लोग यूपी से खरीद के लाना बता रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक महिला को लूट का शिकार बनाया था, जिसमें पुलिस पकड़ में आने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। और अगर पुलिस के पकड़ में नहीं आते तो कहना गलत नहीं होगा कि आगे चल के किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देते। निश्चित तौर पर एक सफलता पुलिस के हाथ यहाँ पर लगी है, जहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जानकारी हमारे सहयोगी ने दी कि किस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और लगातार सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रविवार को जगदलपुर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। यहां पर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से बुढ़ापे में शिक्षकों को बेहतर सहारा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीते 2 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पुरानी पेंशन स्कीम आपका अधिकार था जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको दिया। शासकीय विद्यालयों में पालकों का झुकाव बढ़ा है और पिछले 2 वर्षों में 80,000 नए हमारे छात्र छात्राएं एडमिशन लिए हैं। ये बताता है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखे हैं। और अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 अप्रैल से एक बार फिर खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे साल्हेवारा समेत कई ब्लॉक में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। 9 अप्रैल को खैरागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बड़े रोड शो की तैयारी भी की जा रही है। वहीं बीजेपी भी अपने केंद्रीय स्टार प्रचारकों के दम पर मतदाताओं को साधने की तैयारी कर रही है। जिला बनाने को लेकर बीजेपी ने यह बयान दिया। उस पर रविंद्र चौबे ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी सरकार में रही बीजेपी ने खैरागढ़ को जिला बनाने का फैसला आखिर क्यों नहीं लिया। संपूर्ण खैरागढ़ चुनाव जो है वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द ही अब केंद्रित हो गया है। जो छत्तीसगढ़ सरकार का काम है, जो किसानों की जेब में पैसा जा रहा है, जो मजदूरों की जेब में पैसा जा रहा है, खैरागढ़ कांग्रेस जीतेगी, खैरागढ़ हम जीतेंगे और 70 के बाद 71वां सीट हमारा खैरागढ़ होगा। प्रश्न करने वालों से अगर कोई पूछा जाए कि 15 साल ये काम क्यों नहीं किए आपने, आप अपने आप की मातृभूमि अगर कहते हैं खैरागढ़ को, तो एक आध काम आप खुद ही करके दिखा देते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। खैरागढ़ विधानसभा में आने वाले छुई खदान के अति संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। खैरागढ़ में 12 तारीख को मतदान है। इससे पहले की पुलिस यहाँ पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था की है
और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये भी मैं छुई खदान ब्लॉक के पैलीमेटा गांव पे हूं, जहां पर रोज इस क्षेत्र में सुबह शाम जो है इस तरीके का फ्लैग मार्च निकाला जाता है। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस है, आप देख सकते हैं, और लगभग 164 इसमें जवान हैं जो पूरी तरीके से ये विश्वास दिला रहे हैं मतदाताओं को, और इसके अलावा जो गलत काम करने वाले हैं इस तरीके की चीजों से वो दूर होते हैं। हमारे साथ जो है मोगांव थाना के प्रभारी जो है चंद्रा जी हैं। सर, इसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, हमारा ये फ्लैग मार्च का एक ही मकसद है कि जो बुरे लोग हैं वो इससे भयभीत होते हैं कि हम लोग कितने अच्छे से इधर एरिया को मतलब अपन सर्च करना चाहिए। इलाके में घूम रहे हैं फौज, साथ ही अच्छे लोगों के मन में जो ये भावना जागृत होता है कि पुलिस हमारे सुरक्षा पे लगी हुई है और हम निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर मतदान कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हम ये डेली करते हैं। शाम के टाइम में ग्रामीण क्षेत्र शहर जो भी है यहाँ पे रोड पे होता है, और सुबह टाइम हम लोग पर डे इसको जंगल के अंदर में जाकर, क्योंकि ये नक्सल इफेक्टेड एरिया है, तो नक्सलियों के लिए भी एक संदेश है कि हमारे एरिया में कुछ करने की साहस न करें। क्षेत्र में अति संवेदनशील बूथ कितने हैं? अति संवेदनशील बूथ तो मेरे यहाँ टोटल 18 बूथ है, जिसमें से 8 अति संवेदनशील है और नक्सल अति संवेदन, और बाकी फिर नक्सल संवेदनशील है, और 2 राजनीतिक संवेदनशील में लिए हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव के लिए तमाम तैयारियां चल रही है, और चूंकि ये एरिया जो है छुई खदान और जो सालेवारा और जो पैलीमेटा का जो गांव एरिया है वो जो है कहीं न कहीं अति संवेदनशील के क्षेत्र में, और उसके अलावा नक्सली मूवमेंट कभी देखा जाता है, इसलिए पूरी तैयारी की गई है, और निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं आमजनों में और खासकर मतदाताओं में विश्वास जगेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, छुई खदान, पैलीमेटा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तय समय में लक्ष्य से 1.5 गुना ज्यादा सदस्य बना लिए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने तय समय में करीब 17 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ा है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सदस्यता की अंतिम तारीख 31 मार्च के बाद 1 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि 15 अप्रैल से संगठन चुनाव शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जल्द ही बीआरओ यानी कि ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और डीआरओ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं बीआरओ सभी ब्लॉक में जाकर बैठक लेंगे और हर ब्लॉक में 12 से 14 प्रतिनिधि बनाएंगे। ये प्रतिनिधि ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे, और इसी तरह बीआरओ भी जिलों में बैठक लेकर लगभग 12 से 14 जिला प्रतिनिधि बनाएंगे, जो कि जिला अध्यक्ष चुनेंगे। वहीं संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही ब्लॉक से प्रदेश तक अध्यक्ष के दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। इसी तरह सभी जिलों में पीसीसी प्रतिनिधि भी बनाए जाएंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। और 1.5 गुना अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ यूपी हिंदुस्तान का कांग्रेस के लिए तो मॉडल स्टेट बना हुआ है। तो आने वाले समय में इलेक्शन होगा, कांग्रेस का सारे सदस्य मतदान में भाग लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे संगठन में मजबूती आएगी। 1 सप्ताह की तारीख बढ़ी हुई है, लेकिन अब 1.5 गुना हो गया है और बढ़ेगा सदस्य। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनरत विद्युत कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में सरकार की प्रताड़ना, दबाव और नोटिस के बावजूद संविदा कर्मचारी आंदोलन में डटे हुए हैं, जिन्हें आज ड्यूटी में होना था। वहीं उन्हें सरकार की गलत नीतियों की वजह से संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव में लगे हुए हैं और ये कर्मचारी बिजली का काम करते हैं, इसलिए बिजली गुल भी कर सकते हैं। पूर्व सीएम ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उनकी मांगें पूरी होंगी। इनकी 2 मांग है, इन्हें संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। दूसरा मांग है, जो 25 लोगों की मौत हुई है काम करते समय, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। जानबूझकर इसको डिले किए जा रहे हैं। मैं आज इनके समर्थन में आया हूं और इनके मांग को सरकार तत्काल पूरा करे, यही बात करने आया। रायपुर में 15 दिन पूर्व शुरू हुई पोस्टमार्टम की
नई व्यवस्था लोगों को इंतजार करवा रही है। कभी पुलिस थानों के आपसी विवाद तो कभी स्वास्थ्य कर्मियों के मौके पर मौजूद न होने से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं मौत के बाद पुलिसकर्मी शव की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। कागजी कार्रवाई के बाद भी बहानेबाजी की जा रही है। वहीं इस व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता विनय वर्मा ने। रायपुर में पोस्टमार्टम की संख्या तेजी से हो, 100 को जल्दी से रिपोर्ट मिल जाए उनका पीएम होकर, इसके लिए अब नई व्यवस्था बनाई गई है। हाल ही के दिन में व्यवस्था बनी है जिसमें ये कहा गया कि जो 6 थाने हैं, इन 6 थाने में एक जगह, 6 थाने में एक जगह और 6 थाने में यानी 3 जगह रायपुर में पोस्टमार्टम होगा। एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेकाहारा के। लेकिन व्यवस्था देखिए, ये 10 से 15 दिन हो चुके हैं ये व्यवस्था को, और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पीएम होने वाला है, लगातार पहले पुलिस में आपसी मतभेद होता है कि वहाँ से बॉडी उठती है, थानों को लेकर के विवाद होता है, और उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो किस तरह से व्यवस्था देखिए, खुद परिजनों को अपने पीएम होने का इंतजार करें। ये जो आज जो बॉडी आई है ये खपरी की है, एक्सीडेंट का मामला है, और इस एक्सीडेंट के मामले में इनको यहाँ पर लाया गया है। ये संबंधित थाना लगता है, लेकिन 100 बताया जा रहा है कि देर शाम हो गया है, इस कारण से आज पीएम नहीं हो पाएगा। कल इसको फ्रीजर में रखकर कल इसका जो पीएम है वो किया जाएगा। लेकिन व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर से खुद परिजनों को 100 लेकर के मर्चुरी में लेके जाना पड़ रहा है। और यहाँ कोई वार्ड बॉय नहीं है, पूछा गया, डॉक्टर फ़ोन पर बात किया गया, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, बताया जा रहा है कि वो घर जा चुके हैं। जो वार्ड बॉय हैं, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, ताला लेकर के ये गार्ड लेकर आता है, वो ताला खोलता है और उसके बाद से बॉडी लेकर ये लोग जाते हैं। बताया जा रहा है, जब हमने पूछा तो बताया गया कि यहाँ से जो स्टाफ है वो लैब जा चुका है। व्यवस्था अभी तक देखिए किस तरह से बनाई गई है। एक तो जो माता है, बहन है, उनकी वो रो रही हैं, दूसरे प्रशासकीय व्यवस्था का जोर, परेशानी है लोगों को, लोगों को परेशान करना व्यवस्था में शामिल हो गया है। शायद इसी कारण से ये यहाँ पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं बनाई पाती है, और इस तरह से अब ये 100 लेकर जा रहे हैं। परिजन रोकते हुए, अब बिलखते हुए अपने जो 100 है उसको ले जा रहे हैं। पीएम होने के लिए इतना इंतजार ये शासकीय व्यवस्था में है। देर शाम नियमानुसार पीएम नहीं हो सकता है, लेकिन वार्ड बॉय और आया उपस्थित करके जरूर उनको सुविधा दी जा सकती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। चेक तो करना चाहिए, चेक करना उसका काम है डॉक्टर का। दूर से देखते बता दे कि इज डेड। अरे इतना बड़ा अस्पताल है, क्या देखने कोई तो आदमी होना चाहिए इसमें सपोर्ट करने के। तो खुद आदमी खुद लेके आओ, खुद लेके जाओ, ये गलत है ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या है। रायपुर के साईनाथ कॉलोनी से गायब 3 साल के मासूम की लाश तालाब से बरामद हुई। 3 साल का वंश नायक पिछले 24 घंटे से ज्यादा के समय से लापता था। वही मौके का जायजा लिया संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के साईनाथ इलाके से गायब 3 साल के वंश नायक की जो है शव को बरामद कर लिया गया है, और इसी जो तालाब है, जो साईनाथ कॉलोनी से लगा हुआ जो नया तालाब है, उसमें इस बच्चे की जो है शव यहाँ बरामद किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो नया तालाब ये कहलाता है, और इसका कल सुबह 7 बजे से ये बच्चा गायब हुआ था। अपनी माँ के पास से खेलते खेलते गायब हुआ था। उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद पतासाजी की जा रही थी, कई टीमें इसमें लगी थी। जिस तरीके से देख पा रहे हैं हमारे दर्शक कि वो वहां पे डूबने की आशंका थी। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चा है वो यहाँ पे जो उसकी शव मिला है, यहाँ पे लोगों ने बताया, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उसके जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं। हम कब से गायब हुआ था? 2 तारीख को सर, शाम को 6:50 में सुबह हुआ था सर जी। क्या नाम था, कितने साल का था? 3 साल का वंश नायक नाम था उसका। इलाके के जो एडिशनल SP हैं उनसे हम बात करते हैं कि आकाश गिरिपुंजी से क्या सूचना मिली थी और ये अभी बरामद हुआ है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? कल प्रातः जब से थाना सरस्वती नगर में उक्त बालक वंश नायक के गुमने की सूचना मिली, तब से लगातार जो है मामले को पंजीबद्ध कर हमारी थाना टीम, हमारी जो क्राइम टीम है, और इसके अलावा जो हमारे जो SDR गोताखोर दल है, लगातार हमने सभी को सक्रिय किया था। कल भी गोताखोरों की टीम ने और बोट्स ने यहाँ पे काम किया था। आज भी जलकुंभी हटाकर पूरा चेक किया गया था। अभी लगातार हमारी टीम देख रही थी, तभी हमें यहाँ पर बच्चे के जलकुंभी के जो उसका शरीर फंसा हुआ है, यहाँ पर शव बरामद हुआ है। बच्चे के बीच में जो अभी शव को बरामद कर इसमें जो शव परीक्षण की जो अन्य कार्रवाई है, तो कार्रवाई को भी आगे किया जाएगा इसमें। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
बढ़ेंगे आगे। गरियाबंद के किडनी प्रभावित सूपेबेड़ा गांव की तस्वीर अब तक नहीं बदली। ग्रामीण अब भी दूषित पानी पीने के लिए यहां मजबूर हैं। वहीं गांव में किडनी की बीमारी से मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज फिर एक व्यक्ति की मौत हुई है। बीते 6 सालों की अगर बात करें तो किडनी की बीमारी से मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं लोग। बीती रात हुई पुरेंद्र आडल की मौत के साथ अब गांव में किडनी की बीमारी से मरने वालों की संख्या 78 हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीज की मौत उसकी लापरवाही के चलते हुई। गांव में फैली बीमारी की वजह से उसकी वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। वहीं 23 दिसंबर 2018 को गांव में शुद्ध पेयजल की सप्लाई के लिए तेल नदी से 1 साल के भीतर पानी लाने की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद भी सिर्फ टेंडर ही है। जो 78 मौत है, इसका इलाज ना सर पिछले महीने एम्स से लेके गया था, उसको एडमिट भी कराया था वहाँ पे। इसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए भी बोला, लेकिन इसके साथ में टीबी बीमार भी था। लेकिन ये आदमी धीरज नहीं रखा और ना भाग के आ गया गाँव। और गाँव में आने के बाद फिर से इसका सुधार नहीं हो पाया। हम लोग का मांग है वही तेल नदी का पानी दिला दे बस। अभी कहाँ से पीते हो, कैसे? वही दूषित पानी को ही पी रहे हैं। प्लांट जो लगा हुआ है वो प्लांट का नहीं पी रहे हैं, जो बोर पहले से चल रहा है गांव में वही पानी पी रहे हैं। तेल नदी का पानी जब तक नहीं मिलेगा सूपेबेड़ा में तब तक जितनी प्रॉब्लम होते रहेगा, आदमी मरते जाएगा। तो मरीज है एम्स में भी उपचाररत था 26 फरवरी से, और वहाँ पर जो है पूरी उपचार नहीं करा के अपने स्वयं की मर्जी से वो छुट्टी करा कर आ गया था। पुनः उनको घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो हमारे पास भी यहाँ पर जिला चिकित्सालय में भर्ती था। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।